गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी के लिए बीपीएससी घटना चक्र क्लास 8 देखने जा रहे हैं, जो कि ये 70 बीपीएससी प्री से लेकर 39वीं बीपीएससी प्री तक का काम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करा रहे हैं। और ये एग्जाम काफ़ी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है, सब्सक्राइब करिए और चैनल कमेंट करिए। चलिए देखते हैं बिहार बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की। सर नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। 1198 से 1203 के ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण वह बिना युद्ध के ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूट। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन ताज ने तबकात ए नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से कर दो। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त है किससे? तबकात ए नासरी का बी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था तो बख्तियार खिलजी का ए। नंबर बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी। इन बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम प्रदान किया था? अलग प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी के विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अलग प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद शाह मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में फांसी ये पता नहीं चल पा रहा है। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में का विस्तार भी किया। नंबर 6, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? 1178 में। छठा का डी। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। समय गुजरात का हिलवार चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा। साथ में उसकी माता नायिका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास कासहत के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। नंबर 5, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी तक। यह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उस ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराए। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में वो निशानपुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर ही शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वो लाहौर से ही शासन करता था। उसको भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक में माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंच शासन सत्ता अपनी। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 जून 1206 ईस्वी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं।
केवल मलिक और सिपहलसार की पत्नियों नहीं, अपने को गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुख्य पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी ऐबक को दास्ता क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, का सी इल्तुतमिश के काल में 1200 बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के दार उल इस्लाम का एक क्वेश्चन नंबर 4, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। चौथा का डी मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त। नंबर 5, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा? पांचवा का बी जिया उद दीन बर्नी। बलबन के बारे में जिया उद दीन बर्नी यह कहता है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। ध्यातव्य है कि बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का एक रक्त एवं लोह की नीति। नंबर, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? का सी बलबन। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि थी। नियावत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिले अल्लाह इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का प्रतीक है। इल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के। नंबर 8, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त व लोह की नीति अपनाई? तो बलबन ने। 8वां नंबर 9, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? 9वां के बलबन का। तुगरिल खान ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीर खान की के विरुद्ध में हुआ। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खान में से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत? बलबन। 10वां का डी गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ने भारत में ईरानी त्योहार नौरोज को मनाने की प्रथा आरंभ की। नौरोज ईरानी नववर्ष है, तो फारसी नववर्ष के रूप में भी माना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सीता एवं पैबोस की प्रथा की भी शुरुआत की थी, जो फारसी प्रथा का वंश। नंबर 1, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पहला का ये जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में केकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा। नंबर 2, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता।
जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने तराकशी या उद-दिन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 2, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते। यह शब्द किसने लिखा? तो जियाउद्दीन बर्नी एल श्रीवास्तव ने। एल श्रीवास्तव ने। क्वेश्चन नंबर 3, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो तीसरा का सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी की करने को आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में बलवन के विचार को पुनः जीवित किया। वो राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतीक। अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति आवश्यक नहीं है। उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। अपने आप को यामीन खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनी बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किस मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो चौथा के जफर खान का। नंबर 5, राजा पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या? तो राणा रतन सिंह। पांचवा का डी, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या? राणा रतन। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। के अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सेवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सेवा से की। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और रानी पद्मिनी की कहानी बनाई। नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। छठा का बी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है के अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सेवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान तथा पद्मिनी की तुलना सेवा से की। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। सातवां का ये। नंबर 8, इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित। आठवां का बी, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। सभी व्यक्तियों से भूमि छीनने जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदिराज, पेंशन तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि एक पैमाने पर। नंबर 9, दिल सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया।
अलाउद्दीन खिलजी ने नौमा का सी। क्वेश्चन नंबर, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर को। 10वां का डी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहां का शासक बीर बल्लाल द्वितीय। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 11 का बी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था जो एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उससे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया तो वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 12, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो 12 के अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 13, मलिक काफूर को हजारी दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो नुसरत खान ने। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसने किसे खरीदा था? तो नुसरत खान ने। ये 70 बीपीएससी प्री 2024 में। मलिक काफूर को पहले नुसरत खान ने गुजरात अभियान के दौरान खरीदा। तत्पश्चात नुसरत खान ने मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया, जो खिलजी दरबार में एक कुशल सेनापति के रूप में। नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार देकर खरीदा था, इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, इसलिए मलिक काफूर को खरीदने का श्रेय नुसरत खान को दिया जाता है। तो तुगलक वंश का दोस्तों कल क्लास करते हैं, तो थैंक यू।